हरे कृष्णा एवरीवन, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा एंड आज मैं डिस्कस करूंगी कि मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आज से पहले आपने जो भी मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी सुना होगा वो सुना होगा कैलोरी डेफिसिट डाइट के बारे में, आपने सुना होगा कीटो डाइट के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगी डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फॉर ओबेसिटी। इसको जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि ओबेसिटी की पैथोजेनेसिस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है। पैथोजेनेसिस यानी कि संप्राप्ति पे हम चले तो सबसे पहले आता है निदान यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स, किन कारणों से ओबेसिटी होता है। तो उसमें बहुत से कारण हैं जिसमें कि डाइटरी पैटर्न है, मधुर रस वाले आहार का ज्यादा सेवन करना। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझे तो मधुर रस यानी जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा, शुगर का मतलब सिर्फ मीठा नहीं, मतलब विच इज कार्बोहाइड्रेट रिच, जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो, ईजीएल बहुत ज्यादा हो। तो ये सब आपके आ जाते हैं मधुर रस वाले आहार में। तो यहाँ चीनी शक्कर के अलावा आपका गेहूं, चावल, मैदा, पास्ता, पोहा, पिज्जा सब ये मधुर रस वाले आहार में आ जाता है। तो इनका अधिक सेवन। दूसरा, भूख ना लगने पे भी बीच बीच में पहला खाना ना पचाओ, उसको खाते रहना, जिसको हम ओवर ईटिंग बिटवीन मील्स ईटिंग बोल सकते हैं। और इसको आयुर्वेद में हम प्रॉपर इसकी टर्मिनोलॉजी है अध्यशन। और इसके अलावा अव्यायाम मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज और द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तीसरा, शौक की अवस्था में, भय की अवस्था में खाने को खाना। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे जो कि ओबेसिटी ड्रिवन है। तो अब पैथोजेनेसिस के बाद जब एक बार हमने देख लिया कि ये इसका निदान है, तो निदान के बाद क्या होता है, इन कारणों से क्या होता है, शरीर में मेदो धातु की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो जो लोग आयुर्वेद को पहले से जानते हैं दे नो कि आयुर्वेद में अष्ट धातुएं होती हैं, मतलब 8 धातुस या 8 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जब भी हम खाना खाते हैं यानी आहार लेते हैं तो आहार से बनती है रस धातु, रस से रक्त यानी ब्लड, रक्त से रस रक्त से मांस यानी मसल्स, मांस रक्त रस माद से रस रक्त मांस मेद यानी कि फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यूज। और मेद के बाद अस्थि यानी बोन, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बोन मैरो एंड शुक्र मीन्स आपके जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स वगैरह, एस्ट्रोजेंस वगैरह, जो भी आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, ये सब आपका शुक्र धातु में आ जाता है। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ नरिशमेंट ऑफ दिस धातु। सबसे पहले रस से रक्त से मांस, फिर मेद। जब हम मधुर रस वाले आहार का सेवन करते हैं अत्यधिक मात्रा में, या दिवस स्वप्न करते हैं, दिन में सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, अव्यायाम होता है, शौक की अवस्था में, भय की अवस्था में खाना खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो इन सभी कारणों से मेदो धातु की अत्यधिक वृद्धि, मतलब बाकी सभी धातुओं से मेद धातु वृद्ध हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बाकी आप देखेंगे जिनको भी मोटापा होता है उनमें ताकत की कमी रहती है, क्योंकि उनमें शुक्र धातु का पोषण हो ही नहीं पाता है, उनके जो सेक्स हार्मोन्स वगैरह हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए ओबेसिटी के केसेस में पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन होता है। ओके, अब सिर्फ यही नहीं, उनका आप हीमोग्लोबिन कराएं तो मोस्टली वो भी कम ही आएगा। तो अस्थि वगैरह सब, कैल्शियम डेफिशिएंसीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, बहुत सारी डेफिशिएंसीज उनमें मिलेंगी, क्योंकि मसल्स, बोन सेल्स सब कम हो जाता है, उनके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत सी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। तो अब हमने पढ़ा निदान से हुआ मेदो धातु का वृद्धि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब मेद धातु अत्यधिक बढ़ जाती है अत्यधिक मात्रा में, तो क्या होता है, वो स्त्रोतोवरुद्ध कर देता है, मतलब स्त्रोत अवरुद्ध कर देता है, मतलब चैनल्स को ब्लॉक। व्हाट आर द चैनल्स? चैनल्स आर मेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ वाता। तो वात जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम है वो वात करती है, चाहे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, चाहे आपका बॉडी में जो आपका नेचुरल अर्जेस होती हैं, तो जो भी मूवमेंट का काम है दैट इज डन बाय वाता।
तो दिस वाता इज ब्लॉक्ड। वाता जो है सिर्फ कन्फाइन हो जाती है, वाता इज कन्फाइंड टू कोस्ट, टू योर गट ओनली। तो वात सिर्फ गट तक कन्फाइंड हो जाती है, उसका बाकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। देन व्हाट हैपन, यस, जब वाता कोष्ठ तक यानी आपके गट तक कन्फाइन हो गई तो व्हाट हैपन्स कि ये पाचक पित्त को स्टिमुलेट करती है। मतलब पाचक पित्त को स्टिमुलेट करने के कारण जठराग्नि की वृद्धि करती है, वो हवा से अग्नि वृद्धि होती है, वात से अग्नि बढ़ती है। तो यानी कि पाचक पित्त स्टिमुलेट होता है, तो जिसकी वजह से भूख बहुत लगती है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो हंगर या क्रेविंग्स। और ये असली भूख नहीं होती है, ये नकली भूख होती है, ये होती है स्यूडो हंगर। तो इसलिए हम भूख में, क्रेविंग में हम खाते रहते हैं और वो जल्दी ही बॉडी में एसिमुलेट हो जाता है, फिर भूख लगती है, फिर वो खाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरीके से स्थौल्य यानी कि मोटापे का बीमारी पैदा होती है। तो यहाँ एक हमने मेन पॉइंट देखा कि मेदो धातु की अत्यधिक वृद्धि से, स्तोतास के ब्लॉक होने से वाता जो है कन्फाइन हो गई कोष्ठ तक। तो वात विदुष्टि के कारण क्या हुआ कि पाचक पित्त स्टिमुलेट होकर जठराग्नि की वृद्धि हुई। तो ये पूरा इसका पैथोजेनेसिस है। अब क्या करना है, नेचुरल सी बात है, मेदो धातु की वृद्धि हुई है तो भाई मेदो धातु के जो अपोजिट हैं आहार द्रव्य उनका सेवन करेंगे तो मेदो धातु शांत हो जाएगी। यही जो है विशेष समान का सिद्धांत है आयुर्वेद अनुसार। मतलब कि आपकी जो भी दोष मल धातु वृद्ध अवस्था में है उनके अपोजिट गुणों वाला आप आहार लेंगे तो वो शमन हो जाएगा। यही विशेष समान सिद्धांत है आयुर्वेद का। बट इधर क्या है, इधर वाता भी है, बिकॉज वाता की वजह से भूख लग रही है, स्टिमुलेट हो रही है भूख। तो अगर हम उसको मेद धातु के शमन के लिए, क्या होता है, मेद धातु इज इक्विवेलेंट टू कफ दोष। तो कफ दोष के जो गुण होते हैं उसके विपरीत वाले आहार द्रव्य अगर हम दें, मतलब कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय मतलब जो पंजेंट टेस्ट में हैं, जो कड़वे हैं, चरपरे हैं, ऐसी चीजें देने से क्या होता है, कफ धातु का शमन होता है। तो इन चीजों से मेदो धातु का शमन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे मेदो धातु का शमन करने के लिए ये चीजें देंगे तो सेम कटु तिक्त कषाय चीजें जो है वात धातु की वृद्धि करती है। और यहाँ तो वात धातु ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जिस वजह से हमें जो है यहाँ पे स्यूडो हंगर जनरेट हो रहा है। तो ये तो ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो गया। तो इसीलिए आचार्य वाग्भट ने बोला कि जो मालनरिश व्यक्ति है यानी कार्श्य व्यक्ति है उसका ट्रीटमेंट ज्यादा इजीली हो जाता है ओबेस पर्सन से। ओबेस पर्सन का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। तो यहाँ चरक संहिता में महर्षि चरक ने सिद्धांत दिया गुरु अपतर्पण चिकित्सा का, यानी बृहंगन और लंघन चिकित्सा का। गुरु मीन्स बृहंगन मीन्स ऐसे आहार जो कि भारी हो, जिन्हें पचाने में समय लगे। तो जो वायु है, जो वात है, उसका जो गुण होता है वो लघु होता है, दैट इज लाइट। जब हम ऐसे व्यक्ति को गुरु गुण वाला आहार का सेवन कराते हैं तो वात का शमन हो जाता है, वो जो स्यूडो हंगर है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद जब वो क्रेविंग खत्म हुई उसके बाद हम उसे अपतर्पण यानी लंघन कराते हैं। लंघन का रूप सिर्फ फास्टिंग ही नहीं है, लंघन के लिए बहुत सी दीपन पाचन औषधियां आयुर्वेद में है जिसका सेवन हम जो है पेशेंट को कराते हैं। बट फास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लंघन। अपतर्पण, तो अपतर्पण में उद्वर्तन यानी उपटन का सेवन और आपका व्यायाम आ जाता है, स्वेदन मतलब कि किसी भी तरीके से पसीने का बहाना, ये सब चीजें आती हैं। बट द मेन थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फास्टिंग। तो यहाँ हमने देखा दो चीजें, मतलब गुरु आहार का सेवन कराना है एंड साथ में फास्टिंग करानी है, और साथ में ऐसे द्रव्यों को, ऐसी हर्ब्स को, ऐसी मेडिसिन्स को देना है जो दीपन पाचन गुण वाले हों। मैंने भी जो मेडिसिन्स ली हैं पहले वो बता देती हूँ। विडंग बहुत अच्छा काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने में। मैं डायबिटीज़ में भी पेशेंट्स को विडंग आदि योग देती हूँ। यहाँ हमने क्योंकि आयरन
बहुत ज़रूरी है मोटापे में। तो यहाँ मैंने विडंग आदि लौह का आप सेवन कर सकते हैं। मैंने पर्सनली नावा का गुगलू लिया है, लौह भस्म लिया है, शिलाजीत लिया है। तो शिलाजीत का सेवन से आपके जितनी भी माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज हैं वो सब दूर होती हैं, वाइटलिटी बढ़ती है, शुक्र धातु बढ़ती है। तो यहाँ शुक्र का मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं है, शिलाजीत फीमेल भी सेवन कर सकते हैं। तो ये अगर हम रस औषधियों में जाएं तो रस औषधि में आप स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, बिकॉज ताम्र भस्म भी लेखन का कार्य करती है, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये सब का मिक्सचर आप बना करके लौह भस्म वगैरह दे सकते हैं। मैं रस औषधियों में नहीं गई, वाई टू गो ऑन दैट हायर कॉस्ट। जब अगर नहीं होता तब मैं वहाँ जाती, वो कॉस्टली भी आती है मेडिसिन, तो मैं हर्बल तक सीमित रही। हाँ, मिनरल्स में मैंने सब शिलाजीतन जो है लौह भस्म का सेवन किया, साथ में नावा का गुगलू मैंने लिया। सो बाद में बीच में बिकॉज अब तर्पण में हम लंघन और वमन भी कराते हैं, वमन तक तो मैंने नहीं किया। हाँ, विरेचन, लंघन, वमन, विरेचन, मैंने विरेचन के लिए हर 15-20 दिन में मैंने मतलब डिटॉक्स लिया। अमलतास का गुदा से बना हुआ एक डिटॉक्स ड्रिंक, डिकॉक्शन काइंड ऑफ, वो मैं सेवन करती रही हूँ। और अब मैं डाइट पे आती हूँ। तो डाइट में मैंने आपको बताया कि गुरु आहार का हमको सेवन करना है, और उसके साथ साथ हमको लंघन यानी फास्टिंग करना है। तो गुरु आहार में महर्षि चरक ने क्या बोला है? महर्षि चरक ने, अगर हम यहाँ देखें, जो जितने भी पत्ते आहार हैं तो धान्य वर्ग में या शमी धान्य में सारी पल्सेस आ जाती हैं, और शुभ धान्य का सेवन बताया, वृहद धान्य वगैरह नहीं बताया। मतलब चावल, गोधूम बोलते गेहूं को, ये सब बिल्कुल नहीं बताया। तो चावल, गेहूं बिल्कुल नहीं बताया। पल्सेस में भी मूंग दाल और राजमा वगैरह को बताया है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन मांस वर्ग बताया है, यानी मीट प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा जो है दुग्ध वर्ग बताए हैं, चाहे वो काऊ मिल्क हो, चाहे बफेलो मिल्क से हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेवन करने के लिए महर्षि चरक ने बताई हैं। आप इसमें जौ की रोटी भी सेवन कर सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया, बिकॉज अगर हम गुरु आहार और लंघन का हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज़ कीटो डाइट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो व्हेन यू कंज्यूम कीटो मीन्स व्हाट इज़ कीटो? जो हम लोग का नॉर्मल मैकेनिज्म रहता है फूड को लेने का, उसमें जो फूड में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो हमारा क्या रहता है, फैट बहुत लो क्वांटिटी में रहता है, प्रोटीन भी लगभग लो ही रहता है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। या ये मतलब नहीं है कि आप पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो ही मोटे होएंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे तो भी मोटे होंगे, नो। आपका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो बॉडी कॉर्टिसोल जनरेट करती है, विच एक्ट एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो अगर आप एक रोटी या 2 रोटी भी खाते हैं ना तो आपके शरीर को लगेगी। एंड अगर आपके अंदर जेनेटिक कंपोजिशन है ओबेसिटी का, हेरिडिटरी है, तो भी आपको वो 2 रोटियां भी लगेंगी अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो गेहूं और चावल महर्षि चरक ने भी मना किया है। तो हम लोगों का जो मेजर हम लोगों की थाली में होता है वो होती है रोटी गेहूं की एंड चावल। तो ये सब मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। मैंने 35 दिन से कुछ नहीं खाया, बीच में हल्का सा चीट किया था, तब हल्का सा दाल चावल, बहुत 4 चम्मच चावल और कुछ थोड़ी सी दाल ये ली थी, वो भी जस्ट 1 डे। और दूसरा उसके बाद फास्टिंग के लिए व्हाट आई डिड, आई हैवंट गॉन फॉर एक्सटेंडेड वाटर फास्टिंग। ओके, इतना मैं नहीं कर सकती, बहुत घर के काम रहते हैं। हाँ, but I have gone for 24-hour fasting, I have gone for 16 hours fasting, intermittent fasting। तो उसके लिए मैंने 1 meal a day रखा। एंड 1 meal a day आयुर्वेद भी रिकमेंड करता है। आयुर्वेद भी जो है 2 बार से ज़्यादा खाने को नहीं कहता है। और 1 meal a day के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा। एंड यहाँ मैं फुल डिटेल में इसके पीछे क्या मॉडर्न साइंस है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेकिन मैं बता दूं, इंसुलिन जो है फैट स्टोरेज हार्मोन का काम करता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हमने कुछ कैलोरी लिया फूड का एंड लेकिन हम उतना जो है उस बाहर नहीं निकाल पाए उतनी कैलोरी, कुछ कैलोरी बची रह गई,
तो इंसुलिन उसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो हमें ऐसा खाना खाना है जिससे इंसुलिन स्पाइक ना हो। इंसुलिन स्पाइक कब होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट लोडेड फूड खाते हैं, मगर अगर आप फैट का कंटेंट ज़्यादा रखते हैं, प्रोटीन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ 20 ग्राम या 40 ग्राम से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा उतना। और जैसे ही ये इंसुलिन के लेवल जो हैं घटते जाएंगे, ओबेसिटी अपने आप रिड्यूस होती जाएगी। इसके पीछे की साइंस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट पहले मैं आपको बता देना चाहती थी कि व्हाट इज़ द व्यू ऑफ आयुर्वेदा फॉर मैनेजिंग ओबेसिटी। सो आई टोल्ड यू दिस कि अगर आप सीधा आप तर्पण कराएंगे, सीधा फास्टिंग कराएंगे और सिर्फ लघु आहार में रखेंगे तो ओबेसिटी क्योर नहीं हो पाएगा। बिकॉज वो बंदा मतलब उसको इतना क्रेविंग होगा ओबेस पर्सन को, वो वीक पड़ जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। बट गुरु आहार के साथ मतलब विहंगम चिकित्सा के साथ आप अवतर्पण देंगे तो दैट विल बी सस्टेनेबल, दैट विल बी अ सस्टेनेबल डाइट और इजीली बहुत जल्दी रिड्यूस होगा बिना कुछ वर्कआउट किए। या मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। व्यायाम जो है बलार्ध होना चाहिए, मतलब जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसका आधा आप व्यायाम करें। पूरा एग्जॉस्ट करने को आयुर्वेद नहीं बोलता है। बलार्ध व्यायाम जो है वो उचित माना गया है, यही उचित मात्रा है व्यायाम की। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। समय मिलने पर नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट क्या है उससे रिलेटेड बातें बताऊंगी। डायबिटीज़ पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बारे में, उसकी डाइट के बारे में बताऊंगी। मेडिसिन्स तो हम देते ही हैं, बट मेडिसिन्स आर नॉट इफेक्टिव अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट चेंज योर डाइट। डाइट अपना चेंज करें, स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि अगर आप डाइट चेंज भी करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस जो है बिल्कुल स्टेरॉइड्स की तरह आपकी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स पैदा कर देगा। तो एनी हाउ हेल्थ मस्ट बी योर प्रायोरिटी। सो स्टे हेल्दी। टाटा, बाय बाय, हरे कृष्णा।